लिखिए, भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है, एक महत्वपूर्ण कानून है जो देश में चुनाव कराने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, जो देश में चुनाव कराने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो देश में चुनाव कराने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और उचित नियमों का पालन करे। इस अधिनियम के दो भाग हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ये दो अधिनियम हैं। ठीक, दोनों लिख लीजिए और पहला हेडिंग डाल लीजिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ये है लिखिए। हो गया बेटा? लिखिए इसमें ये वाला लिखिएगा। पहला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 लिखिए। इसमें आगे भारत में चुनाव से पहले की चुनावी प्रक्रिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह अधिनियम मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन मतलब न्यू करना, मॉडिफाई करना, समय समय पे परिवर्तन करना और उसे अद्यतन, अपडेट समझ लो, अद्यतन करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अद्यतन करने के लिए
कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रदान करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। मतदाता सूची में शामिल। क्या लिखे बेटा? कानूनी ढांचा प्रदान करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में क्या हो? शामिल हो। अगला पॉइंट लिखिए। इस अधिनियम के द्वारा, ऐसे लिख लो, इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया, इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया का भी उल्लेख है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया का भी उल्लेख है जिसमें जनसंख्या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का समय समय पर पुनः निर्धारण करना शामिल है। इसको समझ लीजिए। परिसीमन आयोग का नाम सुने होंगे, आर्टिकल 82 पढ़े होंगे। परिसीमन आयोग, ठीक है, आर्टिकल 82 परिसीमन आयोग क्या होता है भाई? अभी तक कितनी बार बना है परिसीमन आयोग? 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में। अभी तक 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 1952, 1962, 1972 और 2002। 4 बार अभी तक परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, रिटायर्ड या वर्किंग, और एक भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। और जिस राज्य में 1962 के बाद 72 और 2002 4 बार अभी तक हुआ है। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग गठन किया जा चुका है। पिछली यूपीएससी में पूछ लिया था कि कितनी बार परिसीमन आयोग गठन हुआ, कितनी बार हुआ है? 4 बार। तो इसमें और जिस राज्य में चुनाव परिसीमन होता है उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 बॉडी की क्या होती है? एक कमेटी होती है जो यह निर्धारित करती है, जैसे मान लीजिए आपका ये बस्ती है, बगल में संत कबीर नगर है, बगल में अयोध्या है, इसके इधर कौन सा जिला है? इधर सिद्धार्थ। यही तो जिले हैं भाई। अब मान लीजिए बस्ती का पॉपुलेशन, अभी सेंसस हो जाए आने वाले दिनों में, और बस्ती की पॉपुलेशन हो जाए 50 लाख, संत कबीर की हो जाए मान लो 45 लाख, सिद्धार्थ नगर की मान लो हो जाए 48 लाख, मान लो अयोध्या की हो जाए 52 लाख। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके आसपास के जिले हैं। इधर अम्बेडकर नगर भी होगा, ठीक, मान लो अम्बेडकर नगर का हो गया 49 लाख। सपोज दैट ये लाख में पॉपुलेशन है। अब क्या है, नियम है
कि जहां तक हो सभी चुनावी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी कि सपोज दैट यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो आपके यहाँ कितनी सीटें हैं, 80। यानी कि उत्तर प्रदेश को 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, जैसे गोरखपुर में 2 सीटें हैं, एक बांसगांव वाली, एक गोरखपुर वाली। ऐसे लखनऊ में 2 सीटें हैं, एक मोहनलालगंज की और एक लखनऊ की। ऐसे इलाहाबाद में 2 हैं, एक फूलपुर की है और एक इलाहाबाद की है। ठीक है, तो 3 और 2 और है 5, ये 5 ऐसी सीटें 75 जिलों में एक है। 3 ये गोंडा में 2 हैं, कौन कौन सा, एक कैसरगंज, हाँ, और एक कोई और बचा। ठीक है, तो ये जो हैं कितने हैं, 5 जिलों में 2-2 हैं, बाकी सबकी जगह कितनी हैं, सिंगल सीटें हैं। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश को छोटे कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 80 लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिए हैं। अब पॉपुलेशन मान लीजिए अलग अलग जिलों की अलग अलग है। अब हमको सबका पॉपुलेशन क्या करना है, बराबर करना है। तो करते क्या है, अब जैसे सबको जोड़ लेंगे 80 को, ठीक, जितना पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, जितने वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उसको 80 से डिवाइड कर देंगे, एक फिगर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम इन 5 को अगर जोड़ लें, 49, 50, 52, 48 और 45, हम मान लेते हैं सभी मतदाता हैं। ठीक, इनको ऐड कर लिया, 9, 2, 11 और 8, 11, 8 कितना होता है, 19 और 5, 24, कैरी 2, 4, 4, 8, 10, 18, 4, 22, 23, 24, और 5 से हमने डिवाइड कर लिया, कोई एक फिगर आ जाएगा हमारा। ठीक, एवरेज निकाल लिया। अब सपोज करिए, अब इसका 45 है, इनका 50 है, तो कुछ बस्ती के कुछ जिले किसमें जोड़ देंगे, संत कबीर नगर में। अब इनका 52 है, 48 है, कुछ इनके किसका, अयोध्या का जोड़ करके से इधर कर देंगे, कुछ इसमें से इधर कर देंगे। आने की कुछ गांव को काट करके इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, उसमें से उसमें, आने इनके सीमाओं को दोबारा रीएडजस्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, अरे मेरा पहले तो बस्ती में था, अब संत कबीर नगर में चला गया, वोट नहीं होता है। ये इसीलिए होता है, या प्रधानी के चुनाव में पहले हमारा इस गांव में वोट पड़ता था, इस बार इस गांव में चला गया, या हमारे इस वाले मौजा में इतने लोग थे, अब इस वाले में हो गया। ये क्या होता है, चुनावी क्षेत्रों का पुनः सीमांकन किया जाता है। नियम यह है कि प्रत्येक 10 साल की बात करिए, लेकिन सरकार नहीं कराती, अभी तक 4 ही बार हुआ है, अगली बार होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि महिलाओं के लिए सीटों का क्या होगा, आरक्षण होगा। जब सेंसस हो जाएगा अगली बार 29 के चुनाव के पहले, तो क्या होगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और सीटों का दोबारा क्या होगा, निर्धारण किया जाएगा। उनके चुनाव क्षेत्रों का सीटें सी रहेंगी, उनकी सीमाएं क्या होंगी, बदल जाएंगी। इसका उद्देश्य है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाताओं की संख्या क्या हो, बराबर। इसके लिए क्या करोगे, अब ऐसा तो करोगे नहीं, इनका घर यहाँ, जिनको वोट डालने कहाँ भेज दोगे, सिद्धार्थ नगर, नहीं, इनके जो पास वाले गांव होते हैं सीमावर्ती, इसमें से कुछ उसमें, उसमें से कुछ उसमें, उसमें से कुछ इसमें, इधर उधर करके रीएडजस्ट कर देंगे। समझ में कुछ आया? हाँ बताओ। जैसे ये बताया ना कि मतलब जो है इस तरह होता है, तो ये जैसे मेरा वोट कहीं और चला गया, तो ये कैसे, जैसे ये आपने डिसाइड करोगे, परिसीमन आयोग डिसाइड करेगा, या नहीं आस पास के जिलों में जाएगा। अब यहाँ का लखनऊ में चला जाएगा, पास नियरेस्ट बगल वाले जिले में जाएगा। ये खाली चुनावी क्षेत्र के लिए, जिला आपका नहीं बदलेगा, जो जिला है वही रहेगा, खाली चुनाव क्षेत्र बदलेगा। और ये कब होता है? ये प्रत्येक नियम प्रत्येक 10 साल पे, लेकिन आज तक 4 बार हुआ है, 62 में, 52 में, 72 में, 2002 में, अब होने जा रहा है। नियम ये है कि प्रत्येक जनगणना के बाद आप क्या करिए, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण करिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक, सीटें भी बढ़ती हैं, सीटें भी बढ़ेंगी ना, सीटें अगर संसद चाहे तो बढ़ा सकती है, सीटें अगर चाहे, जैसे पहले 500 थी, फिर 525 की गई,
फिर 545 की गई, 2 इंडियन वाले चले गए। आज के समय में 543 है। अगर सरकार चाहती है जनसंख्या बढ़ गया है तो 600 कर दे, 700 कर दे, कर सकती है। संसद हैव राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीटेड इन लोकसभा। संसद का अधिकार अमेंडमेंट करके बाद। कौन सा अमेंडमेंट करेंगे? राज्यों का समर्थन रहेगा या फिर नहीं, अपने आप कर लेंगे, मतलब विशेष बहुमत? हाँ सिंपल कर लेंगे, इसके लिए जरूरत नहीं राज्यों का। चलिए आगे लिखिए। परिसीमन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये हो गया ना ये। अब लिखिए आगे लिखिए। इसके अतिरिक्त SC ST के लिए सीटें आरक्षित करने के, इसके अतिरिक्त SC ST के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। SC ST के लिए सीटें निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश, SC ST के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये दोनों करेगा, लोकसभा का भी करेगा और राज्यसभा का, दोनों का करता है एक ही साथ। ठीक है, अब लिखिए इस अधिनियम की विशेषताएं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की विशेषताएं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की विशेषताएं। पहला लिखिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। इसमें लिख लीजिए एक लाइन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। लिखिए जनगणना, लिखिए प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की, प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को समायोजित, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को समायोजित करना और SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण, SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करना। एक चीज ये भी जान लो, परिसीमन आयोग के किसी भी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम परिसीमन आयोग, इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। द डिसीजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन शुड बी फाइनल। There is no argument, there is no question mark on this। परिसीमन आयोग के ऊपर कोई भी किसी भी न्यायालय में जो इसने निर्धारित कर दिया, ये SC सीट होगी, ये SC सीट होगी, यह गांव यहाँ जाएगा, यह गांव इसमें जुड़ेगा, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क किसी भी न्यायालय में लगाया नहीं जा सकता। ये बात का ध्यान देना। UPSC ने पूछा था कि परिसीमन आयोग को निर्णय को चैलेंज कर सकते, आंसर इज नॉट। जो उसने निर्णय दे दिया शुड बी फाइनल। चाहो तो कहीं लिख लो इसको एक लाइन। परिसीमन आयोग के द्वारा दिया गया निर्णय, परिसीमन आयोग के द्वारा दिया गया निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, और इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
चलिए आगे लिखिए डियर, सीटों का आवंटन, हाँ सीटों का आवंटन ठीक है। देखिए नवीन आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की नवीन, ऐसे लिखिए, जनसंख्या के नवीन आंकड़ों के आधार पर, जनसंख्या के नवीन आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का वितरण और राज्य विधानसभाओं के सीटों का वितरण, बाकी लोग कौन साइन नहीं किया है भाई? 3-4 लोग, किसने नहीं किया है? क्लियर? आगे आगे लिखिए बेटा। नेक्स्ट, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना, इसको बताना नहीं पड़ेगा। जैसा आजकल SIR चल रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं अद्यतन करना, यानी कि मतदाता सूची को अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब जो लोग योग्य हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करना, जो लोग मर गए हैं उनका नाम क्या कर देना है? काट देना है, या जिनका नाम एक नहीं कई जगह है उनको हटा देना है। यही तो काम है। तो मतदाता सूची को अपडेट करना, यानी कि ऐसे अपात्र लोग जिनकी डेथ हो गई हो उनका नाम काट दो, या जो बाहरी हैं विदेशी हैं जैसा भी मुद्दा है उनका क्या करो? सफाया करो, यानी कि अपने मतदाता सूची को अपडेट करना। इतना लिखवाना पड़ेगा, तो समझ गए ना इसको। अगला रिकॉर्डिंग या अगली विशेषता लिखिए, निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी अब इसको समझिए। निर्वाचन अधिकारी, जब चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन सरकार से अधिकारी मांगता है, हमें इनको जोनल मजिस्ट्रेट बनाना है, इनको पीठासीन अधिकारी बनाना है, इनको बूथ पर जो क्या होते हैं बूथ पीठासीन अधिकारी बनाना है। ये सब डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। वह लिस्ट मांग लेता है अधिकारियों की, उसी हिसाब से जो DM होता है मुख्यतः वो पूरे चुनाव का संचालन वही करता है। एक तरह से मुख्य जिले का मुख्य जो अधिकारी होता है इलेक्शन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। काउंटिंग वही करवाता है, रिजल्ट की घोषणा वही करता है। तो आने की कर्मचारियों की मांग करना, पूरी मतलब इलेक्शन करवाना, ये सब सारा करना, ये किसी में आता है? इसी के अंतर्गत अधिकारियों की क्या लिखे हो? निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति या सूची जब जरूरत पड़ती है तो क्या करता है? वो मांग लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो राज्य वालों की भी ड्यूटी लगती है, ऐसा नहीं है। हाँ, राज्य वाले में चुनाव राज्य का ही लगता है, सेंट्रल वाले ज़्यादातर नहीं आते हैं। फोर्स वहाँ से आती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो वहाँ से आती है। कर्मचारी जनरली लोकसभा में लगते हैं, विधानसभा में थोड़े कम लगते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे ले सकता है इलेक्शन कमीशन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे लिखिए, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार विशेषता, हाँ, मतदान का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर है या लोग सेना में ड्यूटी करते हैं, वो कैसे अपना वोट डालते हैं? मतपत्र के द्वारा। मत बेटो आता है ना, पहले काउंटिंग उसी की होती है, तो वहाँ बैलेट पेपर से। तो कोई भी व्यक्ति भारत का है, अब्रॉड इंडिया है, आर्मी में है, कहीं ऐसी जगह पे है, तो उसको क्या कर देते हैं? उसका मत
क्या करते हैं, एक पोस्टल के माध्यम से उसको भेज दिया जाता है, यानी कि वो सबमिट हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का है, भले भारत के बाहर है, सेना में है, ऐसी जगह पे है जो इलेक्शन में नहीं आ सकता है, उसका भी वोट क्या होता है, पड़ जाता है। किससे, बैलेट पेपर के माध्यम से। क्लियर। अब लिखिए अगला, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। नेक्स्ट लिखिए, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये लिखा है बेटा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जेल की कैदी भी वोट देते हैं। हाँ, जेल की कैदी भी वोट देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं, वही वोटिंग राइट में ना छीन लेंगे, वहीं पर देते हैं। बिल्कुल दे देते हैं, दे करके देते हैं। अब उनको कहाँ लेके पुलिस ड्राइंग वोट डलवाने के लिए, तो बैलेट पेपर के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि राइट टू, आप किसी के वोटिंग राइट को नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब जैसे मान लीजिए आप ही को पुलिस पकड़ ले जाए, जेल में डाल दे, तो क्या आपके चुनाव को, क्या आपके वोटिंग राइट को छीन लिया जाएगा? नहीं। यहाँ तक कि लोग जेल में बंद होते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप जानते हैं अनंत से। कई लोग हैं भाई, हर साल। जैसे मान लीजिए आपको पुलिस पकड़ ले किसी मामले में, आपको जेल हो गया, ठीक, अभी आपकी कार्रवाई चल रही है, अभी आप एक्यूज नहीं हो। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा दे दे, तो 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। कि इसी एक्ट में लिखा है, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर किसी पर्सन को कितने साल तक, 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई हो, अगर विधायक की MP हो, धर्म मेंबरशिप चली जाएगी, और अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यही काम तो मोदी जी किए थे राहुल गांधी के साथ, जब कहे थे कि मोदी चोर हैं, तो उनको क्या दिया था, 2 साल की सजा। एक सेक्शन आपके IPC में उस समय थी, डिफॉर्मेशन, आर्टिकल 449, इसे कहते हैं डिफॉर्मेशन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, डिफॉर्मेशन को मानहानि। मोदी जी ने मानहानि का मुकदमा करवा दिया था, किसके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, और इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट होता था 2 वर्ष, तो राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया गया 2 वर्ष, चाहते 1.5 साल का भी दे सकते थे, लेकिन सरकार का उद्देश्य था कि इनको क्या करो, लोकसभा से बाहर करो। इनकी मेंबरशिप चली गई, इनका बंगला छीन लिया गया, फिर ये कोर्ट गए, कोर्ट ने फिर रिटेन किया। ठीक है, ये पूरी कहानी है, जानते होंगे आप लोग। तो अगर किसी भी पर्सन को 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए, तो वह अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर वह वर्तमान में मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उसकी मेंबरशिप तुरंत क्या होगी, चली जाएगी। जैसे कोर्ट ने आपको निर्णय सुनाया, वैसे आपकी मेंबरशिप गई। बस सजा कंडीशन है 2 या 2 साल से ज़्यादा। अब तो एक नया नियम बन रहा था कि अगर किसी को 30 दिन के लिए पुलिस बंद कर ले, तो तभी उनको अयोग्य मान लिया जाएगा। तो इसके तो सारे नेताओं को बंद करवा दो, जो जिनसे डर है। क्यों भाई, सारे नेता को क्या करो, बंद कर दो 30 दिन के लिए। 31वें दिन अपने आप पे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? अब बाकी आप लोग समझदार हैं। लिखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, देखिए बेटा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनाव के संचालन पर केंद्रित है। चुनाव के संचालन पर केंद्रित है, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता को रेखांकित किया गया है। जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता को रेखांकित किया गया है। और लिख लिया, और यह अधिनियम, यहाँ तक हो गया,
और यह अधिनियम चुनाव के संचालन को विनियमित करता है, चुनाव के संचालन को विनियमित करता है तथा विवादों के को विनियमित रेगुलेट करना, विनियमित करना मीन्स रेगुलेट करना, विनियमित करता है, चुनाव के संचालन को विनियमित करता है और विवादों के तथा विवादों के समाधान की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। विवादों के समाधान की प्रक्रिया को निर्दिष्ट, लिख लेंगे निर्दिष्ट ना, निर्दिष्ट करता है। इस अधिनियम को बी आर अम्बेडकर साहब ने पेश किया था, ये भी जान लो। इस अधिनियम को बी आर अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया था, जो चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। लिख लो बुलाने में, इस अधिनियम को बी आर अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम को बी आर अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया था, जो चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता, जो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। अब लिख लीजिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विशेषताएं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विशेषताएं। लिखिए, चुनावी प्रक्रिया का संचालन। चुनावी प्रक्रिया का संचालन। लिखिए, यह नियम चुनाव की पूरी प्रक्रिया को, यह नियम चुनाव की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें नामांकन, मतदान, मतगणना और परिणाम की घोषणा शामिल है। नामांकन, मतदान, मतगणना और परिणाम की घोषणा शामिल है। समझ गए? अगर किसी उम्मीदवार को नॉमिनेशन करना हो तो मतदान करना हो, मतगणना करना हो, उसके बाद आफ्टर दैट रिजल्ट की क्या करनी हो, घोषणा करनी हो। तो इसी अधिनियम के तहत पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत किया जाता है। अगला नोट करिए। नेक्स्ट, योग्यता और अयोग्यता। उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता। उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता। अब इसको समझ लीजिए। अगर किसी न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को, या सांसद हो या विधायक या नॉर्मल कोई पर्सन हो, हमारा अमीर हो गए, पहले आगे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 साल से ज़्यादा सजा मिल जाती है तो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो योग्यता और अयोग्यता को निर्धारित इसी अधिनियम के तहत किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य है और कौन सा व्यक्ति अयोग्य है। लिख लीजिए इसमें। और उससे ज़्यादा अगर हो जाए, अगर उससे ज़्यादा तक वो मिनिमम है, 14 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, या ऊपर से बुलावा आ जाए, हैंग हो जाए, तब तो छुट्टी सबसे बढ़िया यही है। क्या सीधे परमात्मा से मुलाकात, किससे? दुख और सुख से मुक्ति। यही तो वो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि सुख और दुख से क्या हो जाएंगे आप? हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, है कि नहीं? जब तक इंसान जीता है हाय पैसा हाय और हाय, मतलब सारे कुकर्म कर डालता है। और ये सबको पता है कि एक दिन सब मरेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो, लेकिन तब भी इंसान अपनी आदत से बाज नहीं आता है, करेगा जरूर चाहे जो है। कभी आध्यात्मिक होकर सोचो यार, हम लोग बेवकूफ टाइप के लोग इतना परेशान रहते हैं, कभी कभी हमें यही लगता है? हम लोगों को बहरा धारण कर लेना चाहिए, नहीं लगता है आपको? सोचना इतना सारा कुछ हम लोग करते हैं, पहाड़ों पर तो चलो जाओ ना। हाँ, आगे देखिए, देखिए इसके तहत संसद या राज्य विधायिका का चुनाव लड़ने वाले, इसके तहत संसद या राज्य विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यता और अयोग्यता, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे सजा प्राप्त उम्मीदवार, योग्यता और अयोग्यता ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सजा प्राप्त उम्मीदवार ब्रैकेट बंद, निर्धारित की गई है। इसके तहत संसद या राज्य विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यता और अयोग्यता, जैसे सजा प्राप्त उम्मीदवार ब्रैकेट बंद, निर्धारित की गई है। कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा, कौन अयोग्य होगा, इस अधिनियम के तहत उसका क्या कहता है? फैसला। जैसे हमने कहा सजा प्राप्त, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 साल से ज़्यादा सजा है, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी और अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे मान लीजिए, क्या नाम है आपका सरकार? हाँ, मनीष। मान लीजिए मनीष को, ये पेट फाड़ने वाला से रहता है ना, मनीष को 4 साल की सजा हो गई किसी मामले में, 4 या 5 साल जो भी मान लो, मोर देन 2 ईयर या 2 ही साल की हो गई इस मामले में। अब भले ही ये सांसद नहीं, मेंबर नहीं, आगे 5 साल 6 साल तक ये चुनाव, जेल में भी अच्छी सुविधाएं होती हैं सर, बहुत होती है, हमने कब कहा नहीं होती हैं। आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, अब क्या चाहिए? और उतनी सिक्योरिटी और 25 लाख की गाड़ी में आइए जाइए, वज्र वाहन, आगे पीछे पुलिस, किसी कोटी मिलेगी? आप मजाक समझते हैं क्या? इसको ये किस्मत वालों को मिलता है, हम आपको नसीब नहीं होगा ये, चाहे कितनी कोशिश कर लो। ये जा चुका है, ये जा चुका है। अच्छा, नहीं बता रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई। देखो, झंझट से मुक्ति, ना खाने का डर, मतलब ना चिंता, शाम तक मिलेगा। काम करवाते हैं तब
अरे काम पैसा जमा करवाना घर वाले देंगे ही नहीं, कह देंगे बनाओ इसको। आगे लिखिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण। लिखिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण, फटाफट लिख लीजिए, खत्म हो जाए। धारा 29A, इसमें सेक्शन है इसका नियम का। धारा 29A, धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण इसी अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण इसी अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे ही है ना, राष्ट्रीय पार्टी कौन है, क्षेत्रीय पार्टी कौन है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज। इस बार आपका जो सिलेबस है उसमें कई सारे टॉपिक को उड़ा दिया, जैसे राजनीतिक दल को उड़ा दिया, संविधान संशोधन उड़ा दिया, इसके बाद आपका वो क्या कहते हैं गवर्नेंस, पूरा गवर्नेंस उड़ा दिया। 8 लेक्चर यही क्या कर दिया, कम कर दिया, हाँ उड़ा दिया। 16,000 सरकार के क्या होंगे, ये कैसे होगा, ठीक है। अगला हेडिंग लिखिए भ्रष्ट आचरण पर रोक। भ्रष्ट आचरण पर रोक, देखो इसमें भी बड़ी दिक्कत है। जो रूलिंग पार्टी के नेता कुछ भी बोले, जैसे अपने बड़े वाले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई दूसरा वही बोल दे तो इलेक्शन कमीशन डंडा लिए दौड़ा लेता है, लेकिन उनको नहीं दौड़ाता है, जानते हैं उनको, बाकी समझदार है। लिखिए जिनका नाम कहाँ है, चुनाव में धांधली, चुनाव में धांधली, रिश्वतखोरी, बूथ कैप्चरिंग, चुनाव में धांधली, रिश्वतखोरी, बूथ कैप्चरिंग और सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगना, और सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगना जैसे भ्रष्ट आचरण को रोकना। सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगना जैसे भ्रष्ट आचरण को रोकना। अब जितना ये रोका गया है सब होता है, ठीक। चुनाव में धांधली, ईवीएम बदल देंगे, डालो कहीं वोट जाएगा वहीं, रिश्वतखोरी, जनता को पैसा खिलाओ वोट देगी, बूथ कैप्चरिंग, सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, हम आएंगे तो ये कर देंगे, उनको वहाँ भेज देंगे, इनको यहाँ भेज देंगे, वगैरह वगैरह। ये सारे जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन होता इसका उल्टा। अब लिखिए चुनावी विवाद, क्या करेंगे भाई, मजबूरियां हैं, पढ़ना और पढ़ना, लेकिन जो पढ़ोगे वो करोगे नहीं अधिकारी बनने के बाद, नहीं, इसका उल्टा करोगे। आगे लिखिए चुनावी विवाद, चुनावी संबंधी विवादों को उठाने और उन्हें हल करने की प्रक्रिया का निर्धारण करना। चुनावी संबंधी विवादों को उठाने और उन्हें हल करने की प्रक्रिया, चुनावी संबंधी विवादों को उठाने और उन्हें हल करने की प्रक्रिया निर्धारित करना। ठीक है, क्लियर। अब देखिए डाक मत पत्र, डालिए हेडिंग डाक मत पत्र। डाक मत पत्र
80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों, 80 वर्ष से अधिक वर्ष के नागरिकों, 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और दिव्यांगों के लिए डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट, दिव्यांगों के लिए डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट, चाहे डाक मतपत्र लिखो चाहे पोस्टल बैलेट लिखो, POSTAL पोस्टल बैलेट, BALLOT बैलेट की सुविधा और एक लास्ट लिखेंगे सवैतनिक, सवैतनिक यहाँ लिखा हुआ है सवैतनिक अवकाश, अवकाश, हाँ सवैतनिक अवकाश, वेतन के साथ छुट्टी। जिस दिन चुनाव होता है अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं उस दिन आपको छुट्टी मिलेगी और उसका पैसा भी आपको मिलेगा, इसका मतलब यही है। सवैतनिक अवकाश का मतलब अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए आप रेलवे में हैं, किसी विभाग में हैं, कहीं सर्विस कर रही हैं, तो जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग होगी उस दिन आपको क्या मिलेगा, वेतन भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी। मतलब वोट अगर आप डालने आते हैं आपका वेतन काटा नहीं जाएगा, इसका यही मतलब है। आई बात समझ में? लिख लीजिए एक लाइन, अपने हिसाब से लिख लोगे कि हम बोल दें? हम ही बोल देते हैं भाई, लिख लो। धारा 135B, इसी में एक धारा है 135B, बी लिखो चाहे कैसे खरगोश लिखो, बात लिखी। धारा 135B के अनुसार मतदान के दिन, के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश, पेड हॉलीडे, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, पेड हॉलीडे, अंग्रेजी में लिख देना, पेड हॉलीडे की सुविधा, की सुविधा या देना अनिवार्य है, की सुविधा देना अनिवार्य है, की सुविधा देना अनिवार्य है। यानी कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी और पैसा मिल जाएगा, आपका वेतन काटा। अच्छी बात है कि नहीं? तो ये रहा दोनों पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की विशेषताएं। और टॉपिक क्या हो गया, इतना ही है, ज्यादा है, कितना पढ़ोगे? ठीक है, ये टॉपिक पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट खत्म। दो इसमें हम लोगों ने पढ़ा, एक 1950 और एक 1951। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, यूपीएससी मेंस में भी है, पीसीएस मेंस में आता है, इस पर मेंस के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार एक आध बार प्रीलिम आता है, मोस्टली इस पर मेंस के क्वेश्चन आते हैं। किस अधिनियम की विशेषता बताइए, इन्हीं विशेषताओं को लिखने हैं। समझ गए? ठीक, तो अब बताइए आप लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो बस ठीक। तो ये तो आपका टॉपिक हो गया फिनिश, खत्म। अब जो है दूसरा टॉपिक क्या करा दिया जाए, क्या बात की